जी, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेट टू बी ज़ीरो। ठीक है, तो 1 का तो बिल्कुल क्लियर आंसर है, सबको क्लियर होगा, दैट इज सी -273.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, व्हाट अजम्पशंस आर मेड इन द काइनेटिक थ्योरी अबाउट एन आइडियल गैस? there are no force of attraction between molecules, करेक्ट है। the molecules are in state of continual random motion, ये भी करेक्ट है। the size of the molecule is negligible, ठीक है, तो 2 का D हो जाएगा, all 3 are correct। ठीक है जी, 2 का D। अच्छा जी, उसके बाद 2 का C नहीं बेटा, 2 का D हो जाएगा, तीनों जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, देर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी के assumptions क्या है कि पार्टिकल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं होती, पार्टिकल्स जो है ये हर वक्त कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट में रहते हैं, एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वो करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। इनमें से किसके दरमियान वैन डर वाल फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी? तो 3 का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब ये सारी डायटोमिक गैसेज हैं और इन सब मतलब सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक ही टाइप की होगी, तो आपने जस्ट मॉलिक्यूलर मास देखना है। मॉलिक्यूलर मास किसका सबसे ज़्यादा है? क्लोरीन का, तो दैट मीन्स 3 का आंसर हो जाएगा सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स? क्लोरीन। अच्छा जी, नेक्स्ट है, दिस इज अ नोन फैक्ट दैट द मोलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मच लार्जर देन द मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैसेस का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम गैसेस का सॉलिड और लिक्विड के मोलर वॉल्यूम से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो 4 का डी हो जाएगा, 4 का आंसर है डी। ठीक है, तो इट इज़ मच लार्जर देन दी मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है जी, ये पहले 4 क्लियर है। द बिहेवियर ऑफ अ गैस इज नॉन आइडियल। ठीक है, बिहेवियर ऑफ अ गैस इज नॉन आइडियल की बात हो रही है। तो द बिहेवियर ऑफ अ गैस इज नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, तो आइडियल बिहेवियर ओबे नहीं होगा। तो द बिहेवियर ऑफ अ गैस इज नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? पहले 5 MCQs ये सबको क्लियर है? ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है, अमोनियम परक्लोरेट इज यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल्स इन रॉकेट ड्यूरिंग द प्रोसेस इट डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, अमोनियम परक्लोरेट जो है ये सॉलिड फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। ये डिकम्पोज होगा, क्लोरीन गैस बनेगी, वाटर गैस बनेगी, N2O। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टेट्स जो है वो नहीं लिखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे आप समझ सकते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन हो रही है, तो ये सभी गैसियस फॉर्म के अंदर होंगी। ठीक है, तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस प्रोड्यूस्ड एट STP बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 8 मोल्स ऑफ अमोनियम परक्लोरेट विल बी 8 मोल्स ऑफ अमोनियम परक्लोरेट। तो जब 4 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं तो 2 मोल्स क्लोरीन, 8 मोल्स हाइड्रोजन, 2 मोल्स N2O एंड 3 मोल्स। तो अगर 8 मोल डिकम्पोज होंगे तो क्लोरीन कितने मोल बनेगा जी? अगर 8 मोल्स अमोनियम परक्लोरेट डिकम्पोज होता है तो क्लोरीन कितने मोल्स बन रहा होगा? 4 मोल्स। ऑब्वियसली हर सबको जो है ये डबल हो जाएगा, तो 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन, 16 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स ऑफ N2O एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस प्रोड्यूस्ड एट STP बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 8 मोल्स। तो एट STP है तो 4 मोल्स, ये कितना हो जाएगा? 4 × 22.4 वॉल्यूम बताना है हमने। ठीक है, या आप डायरेक्ट इसको देख लें, 4 + 16 + 4 ये कितने हो गए? 8 + 16, 8 + 6 4 + 4 8, 8 + 6 14 और 14 और 16 30। तो 30 × 22.4, 30 × 22.4 डायरेक्ट अगर आप करके देखें तो क्या आंसर आता है? 672, 6 का B। ठीक है जी, क्लियर है ये जी बेटा? ये सबको क्लियर है? ठीक है जी, अच्छा, तो ये 6 का B जो है वो आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 672 लीटर्स।
अच्छा, उसके बाद a kid has a helium filled balloon which deflates at a rate of 1 liter per day by helium gas leaking through the relatively porous screen of the balloon. How fast would carbon dioxide leak from a balloon made of the same material? जी 7 का आंसर क्या है? किसने सॉल्व किया है 7 का आंसर क्या है बेटा? 7B जी करेक्ट है। 7B 0.3 लीटर्स पर डे। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप अप्लाई करेंगे। हीलियम गैस अगर डिफ्यूज़ हो रही है 1 लीटर पर डे, ठीक है, तो हमने जस्ट सिंपल देखना है कि इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। तो लेट से हमने कह दिया कि जी हीलियम का मास है 4 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44, तो 4 1 4 11, ठीक है, ये हो जाएगा 11, तो 1/11 दैट इज 1/11 एंड 1/11 दैट इज इक्वल्स टू 0.09 और 0.09 का रूट क्या आ जाएगा 0.3। ठीक है जी, तो इट डिफ्यूजेस 0.3 टाइम्स फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा 0.3 लीटर, यानी अगर ये आप कह लें कि डिफ्यूज़ हो रही है 1 लीटर पर डे हीलियम गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिफ्यूज़ होगी 0.3 लीटर्स पर डे। ठीक है, ये डिफ्यूज़ हो रही होगी 0.3 लीटर्स पर डे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्सेप्ट, जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्सेप्ट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, अब ये करें कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, दे डू अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये आप कह लें कि फॉल्स है। ऑल ऑफ द गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, तो ये भी फॉल्स है। इंक्रीज इन प्रेशर विल नॉट डिक्रीज द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन अ गैस, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगा, ये भी फॉल्स है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल एट वेरी हाई प्रेशर, आप कितना भी हाई प्रेशर, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ चुके होंगे, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगी। At the same temperature and pressure, helium is more ideal than hydrogen due to, जी at the same temperature and pressure, helium is more ideal than hydrogen due to less molecular size, because hydrogen जो है ये molecular form में H2 है और helium He है, तो molecular size जो है, क्योंकि helium तो खैर molecular form में exist नहीं कर रहा, तो ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर साइज हाइड्रोजन जो है वो आप कह लें कि इसका जो रेडिया है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू हीलियम। द वैल्यू ऑफ PV/NT फॉर एन अननोन गैस इज इक्वल्स टू 0.082 लीटर्स एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, तो ये तो क्लियर होगा सबको। ठीक है, सम सब्सटेंसेज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ द सॉलिड्स एंड लिक्विड स्टेट, दीज सब्सटेंसेज आर जनरली मेटालिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों में करंट पास करेगा दैट इज मेटालिक सब्सटेंस। एयर कैन बी डिस्टिल्ड फ्रैक्शनली बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर हैव डिफरेंट, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो दैट्स वाई आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, meniscus is the shape of the surface of a liquid in a cylindrical container. ठीक है, it may be concave, convex और plane. For molten metals के लिए आपका जो meniscus होगा that would always be convex. ठीक है जी, तो for metals meniscus जो है ये convex होगा। Kerosene is a liquid at room temperature due to molecular साइज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है इसमें, ऑर्गेनिक नेचर की वजह से रूम लिक्विड नहीं होता, डाइपोल फोर्सेस इसमें नहीं होती, इसका मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। हनी कंटेन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अलॉन्ग विद सम अदर इंग्रेडिएंट्स, इट हैज़ ग्रेटर विस्कोसिटी ड्यू टू irregular shape of the molecule and strong intermolecular forces। ठीक है जी, तो इट हैज़ ग्रेटर विस्कोसिटी ड्यू टू इरेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो इस वजह से इरेगुलर शेप होगी, प्लस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फीन इज -87.8 while that of silane is -111 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉस्फीन हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है?
बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉस्फीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ SiH4। ठीक है जी, SiH4 क्या है, SiH4 और फॉस्फीन क्या होगा, PH3, और फिर इसके पास लोन पेयर भी इन्वॉल्व है। तो ये टेट्राहीड्रल शेप, ये टेट्राहीड्रल शेप है, और ये जी फॉस्फीन की शेप क्या होगी, कोई बताएगा? व्हाट इज द शेप ऑफ फॉस्फीन? पिरामिडल शेप। ठीक है जी, ये पिरामिडल शेप होगी। अच्छा बेटा, आप क्या कह रही हैं? आप 15 की बात कर रही हैं, मॉलिक्यूलर साइज वाला। हनी कंटेन्स ग्लूकोज एंड इट हैज़ ग्रेटर विस्कोसिटी ड्यू टू ग्रेटर मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, विस्कोसिटी नो डाउट साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि इसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल तो नहीं है इटसेल्फ, ये मॉलिक्यूल नहीं है। हनी बेसिकली क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ठीक है, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, या मॉलिक्यूलर मतलब बेसिकली हनी जो है वो इटसेल्फ नॉट अ मॉलिक्यूल। तो आप इसको मॉलिक्यूल जो है वो, अब इसमें यहाँ पे क्या है कि इर्रेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, इस वजह से इसकी शेप क्या हो चुकी है, इर्रेगुलर हो चुकी होगी। ठीक है, दोनों के यानी कि दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट साइजेस के होंगे, तो जिसकी वजह से इसकी जो शेप होगी वो इर्रेगुलर शेप हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको हैवी करते जाएंगे ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर साइज जो है वो इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही होंगी, क्योंकि मास बढ़ा है, ऑब्वियसली मास बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बढ़ेंगी। तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं आपके इर्रेगुलर शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इन 2 को हम ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस देंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑप्शन ना होता तो फिर आप मॉलिक्यूलर साइज की तरफ जा सकती थी। समझ में आ रही बेटा बात ये? ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू पेट्रोल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, इसका आप कह लें कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो। सब्सटेंस हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज, जी किसका सबसे ज़्यादा होगा? 18। 18 का आंसर। अच्छा, अब इसमें HF, HCl, HBr, ठीक है, ब्रोमीन जो है वो इसमें हैवीएस्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 81, तो ये बेसिकली अपने एटॉमिक मास की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट ये इसके मुकाबले में बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम कहेंगे ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज आर गिवन बिलो विच, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आधी बात जो है वो इसमें लिखी हुई है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है ये। बॉइलिंग पॉइंट पेंशन है, ठीक है, और आपने बेसिकली इनको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने इनको ब्रेक करना है। बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर। चले एक मिनट, इसको भी छोड़ते हैं क्वेश्चन को, इसको हम बाद में देख लेते हैं। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। नहीं, इसका आंसर सिंपली if external pressure is 5 millimeters of mercury then water will boil at 0 degree centigrade। ठीक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि when the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए तो then it is called boiling point। तो अगर वेपर प्रेशर 5 मिलीमीटर मर्करी है और अगर एक्सटर्नल प्रेशर भी 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता तो पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, तो ये तो हमने सिंपल बात कर ली।
क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, चलें, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे लिक्विड्स, हमने कंप्लीट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स हमारा एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर रह गया है, तो ये हमने आज कंप्लीट करना है इंशाल्लाह ताला। सॉलिड्स, ठीक है। अच्छा, अब सॉलिड्स जो हैं ये, इनको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स के अंदर, ठीक है। आप सबको मालूम है कि सॉलिड्स दे कैन बी फर्दर डिवाइड। अच्छा जी, सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब सिंपल डेफिनेशन तो आपको मालूम है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इसमें पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स आयन्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो दे आर अरेंज इन डेफिनाइट 3 डायमेंशनल पैटर्न। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट 3 डायमेंशनल पैटर्न, ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं ये एक 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होते हैं, और आप कह लें कि दे हैव रेगुलर शेप्स, ठीक है। यानी कि आप यूँ कह लें कि आप रेगुलर शेप से मुराद ये कि हम कह सकते हैं कि हम इनकी शेप्स को बाकायदा नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो दे हैव रेगुलर शेप, दे हैव रेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव रेगुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये क्या होता है? रेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके बाकायदा आप नाम इनको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या है? अमॉर्फस सॉलिड्स, मॉर्फ मीन्स शेप, ठीक है। मॉर्फ मीन्स शेप, ए मीन्स नो। तो हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ठीक है, दे आप सिंपली कह सकते हैं कि दे आर शेपलेस, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं ये सिंपली क्या है? दे आर शेपलेस, इनकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। दे आर शेपलेस। Amorphous solids are those which have in which particles are do not possess a regular ordered arrangement, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि in amorphous solids particles do not possess an ordered अरेंजमेंट, ठीक है। पार्टिकल्स में जो है वो कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल एक आप कह लें कि एक तरह से डेफिनेशन की हमने बात कर ली कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, यानी अगर हम इसको इस तरह से ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपने कह दिया कि दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज, ठीक है। यानी काफ़ी आप कह लें कि एक बड़ी रेंज तक जो है पार्टिकल्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर चल रहे होते हैं। लेट से हमने कहा कि जी सपोज ये आपके पास एक ग्रीन एटम है, दैन फिर उसके बाद ये रेड एटम है। अब ये एक जितने डिस्टेंस पे होंगे, फिर दोबारा एक ग्रीन एटम होगा और फिर एक रेड एटम होगा, और ये इस तरह से एक आप कह लें कि चलते चला जा रहा होगा प्रोसेस, और ये काफ़ी लंबी रेंज तक इसी तरीके से चलता जाएगा और बाकायदा ये डिस्टेंस भी बराबर होंगे, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स में हम कहते हैं ऐसा नहीं होता है। अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होती हैं, ठीक है, बट फॉर अ शॉर्ट रेंज। रेगुलर अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्ट रेंज,
यानी आपको कहीं कहीं पे पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड फॉर अ शॉर्ट रेंज, आपको कहीं कहीं पे पार्टिकल्स जो है वो रेगुलरली अरेंज मिलेंगे। लेट से मैं कह रहा हूँ कि इफ दिस इज़ अ एमॉर्फस सॉलिड, तो सपोज ये एक पार्टिकल ये इस तरह से आपस में अरेंज थे, फिर ये एकदम से जो है वो आप कह लें कि डिसऑर्डरली फॉर्म के अंदर चले गए, और फिर यहाँ पे आपको एक जो है वो फॉर अ शॉर्ट रेंज आपको ऑर्डर नज़र आया, बट फिर दोबारा यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से, तो ये इस तरह से मतलब कहीं कहीं पे आपको ऑर्डर नज़र आ रहा होगा, किसमें, एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स, एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज सूडो सॉलिड्स, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स। एंड बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल्स एक बड़े रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से एक रेगुलर शेप मिलती है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनकी जो मेल्ट होने की रेंज होती है वो बड़ी कम होती है, एक बड़ी स्मॉल रेंज के अंदर ये मेल्ट हो जाते हैं। सपोज 100 पे स्टार्ट हुआ और 101 तक कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है, तो दे हैव दे मेल्ट एट अ हाई रेंज, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि they do not have sharp melting point, they do not have sharp melting point, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, दे मेल्ट ओवर अ रेंज, ठीक है, ये रेंज के ऊपर मेल्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और आप कह लें कि जो प्रॉपर्टी है ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी नज़र आती है, दैट इज़ क्लीवेज, ठीक है। दे हैव क्लीवेज प्लेन्स, दे हैव क्लीवेज प्लेन्स, ठीक है। अब क्लीवेज क्या है, क्लीवेज प्लेन क्या है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक करते हैं तो दे डू सो अलोंग डेफिनाइट प्लेन्स, ठीक है। क्लीवेज प्लेन्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन, whenever the crystalline solid are broken, they do so along definite planes, they do so along definite planes, ठीक है जी। तो और ये जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज क्लीवेज प्लेन्स, ये प्लेन्स कहलाएंगे क्लीवेज प्लेन, यानी जिन प्लेन्स के अलॉन्ग ये ब्रेक होते हैं वो प्लेन कहलाते हैं क्लीवेज प्लेन। एंड जब ये इन क्लीवेज प्लेन्स के ऊपर से ब्रेक होते हैं तो दे गिव सिमिलर टाइप ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जब एक बड़ा क्रिस्टल टूटता है तो हमें एक जैसी साइज के, एक जैसे शेप के छोटे क्रिस्टल्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज क्लीवेज, और जिन प्लेन्स के अलॉन्ग ये टूट रहे होते हैं वो कहलाएगा क्लीवेज प्लेन। यानी लेट से मैं कह रहा हूँ कि सपोज मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, सपोज हमने कहा कि जी ये क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इस तरह से ये लेयर्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज्ड है, ठीक है। तो सपोज अगर हम इसको मतलब लेट से कि ये अब ये यहाँ पे आपके पास ये एक क्लीवेज प्लेन है, यानी अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से आपको एक बड़े रेगुलर साइज के दो क्रिस्टल्स जो हैं वो यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं तो ये इस तरह से आपको इक्वल, यानी आपको दो आपको बिल्कुल एक परफेक्ट शेप के क्रिस्टल्स जो है वो मिल रहे होंगे, ठीक है। तो क्लीवेज प्लेन सिंपली क्या है कि जहाँ से जब हम किसी क्रिस्टल को ब्रेक करें तो हमें एक जैसी शेप के क्रिस्टल्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएं, स्मॉल क्रिस्टल्स मिलना शुरू हो जाएं। एमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो आपको कोई क्लीवेज प्लेन यहाँ पे नहीं मिलेगा, दे डू नॉट हैव क्लीवेज प्लेन्स। तो दैट्स वाई ये एक मतलब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको डिफरेंट साइजेस के जो है वो सॉलिड्स जो है वो मिलेंगे, तो दे डू नॉट हैव और दे लैक क्लीवेज प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्लीवेज प्लेन्स जो है वो नहीं होते। तो क्लीवेज प्लेन सिंपली आप समझ लें कि क्या होते हैं कि ऐसे प्लेन्स जहाँ से हम किसी सॉलिड को ब्रेक करें तो वहाँ से फिर हमें इक्वल शेप के या इक्वल साइज़ के क्रिस्टल्स जो है एक जैसी शेप के मिलें या एक जैसे साइज़ के क्रिस्टल्स मिलें तो वो कहलाते हैं क्लीवेज प्लेन। ये कहलाएगा कि जी ये अलॉन्ग द क्लीवेज प्लेन आपने इसको ब्रेक किया है, ठीक है जी। क्लियर है ये बात, क्लीवेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? जी
ये क्लीवेज वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपी जो है ये एक तरह से आप कह लेंगे एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एन आइसोट्रोपिक हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली मतलब आप इसको पहले डिफाइन कर लें कि मतलब व्हाट डू वी मीन बाय एन आइसोट्रोपिक, कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं विच शो वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। ठीक है, यानी आप ये कह लें कि दीज सॉलिड्स शो वेरिएशन in their physical properties they show variation in their physical properties depending upon the direction एक मिनट बेटा जरा आउट कीजिए। अच्छा जी, तो these solids have show variation in their physical properties depending upon direction। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे लेट्स से ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि इसका हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो लेट्स से ये हेक्सागॉन्स की लेयर्स होती हैं। सपोज ये एक हेक्सागोनल लेयर है, फिर ये एक और, ठीक है, सपोज ये एक हेक्सागोनल लेयर है और इसी तरीके से ये एक दूसरी हेक्सागोनल लेयर है। ठीक है, अब क्या है कि जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेट्स से ये इस लेयर के कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये इस लेयर के कार्बन एटम्स हैं, ये रेड से हमने कार्बन एटम्स शो कर दिए और इसी तरीके से यहाँ पे ये कार्बन एटम्स हैं। तो अब ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लेयर्स। ठीक है, ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, पैरेलल परपेंडिकुलर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यानी आप ये कह लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये पैरेलल टू द लेयर्स मूव कर सकते हैं, परपेंडिकुलरली मूव नहीं कर पाते। तो दिस इज नोन एज एन आइसोट्रोपी, कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो करंट पास कर रहा है बट दूसरी डायरेक्शन में ये करंट पास नहीं करेगा। तो दीज सॉलिड शो वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है, ये कहलाती है एन आइसोट्रोप। तो हम कहेंगे कि जी फॉर ग्रेफाइट कंडक्टेंस इज एन एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। इसको मैं यूं कह सकता हूं कि फॉर ग्रेफाइट conductance is an isotropic property, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे करंट पास कर रहा है बट दूसरे पे करंट पास नहीं करेगा। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं, अब इसमें डिफरेंट लाजमी नहीं कि करंट हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकती है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हमने अभी बात कर ली। ठीक है, तो ये मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगी, दूसरे एंगल से अगर लाइट आएगी तो उसका बेंडिंग का जो एंगल होगा वो कुछ और होगा। तो ये आप सिंपली समझ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स एक बड़े डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो अगर आप उस यानी जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कार्बन के एटम्स हैं वो आपस में अटैच्ड हैं, हेक्सागोनल, ये पैरेलल एक दूसरे के जा रहे हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से करंट पास नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से मूव नहीं कर पाते। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो करंट पास करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। बट यही अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो एमॉर्फस में क्योंकि ऐसी कोई रेगुलर शेप नहीं होती तो दे आर आइसोट्रोपिक। ये क्या होते हैं? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? एन आइसोट्रोपिक। एंड जो आपके एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रोपिक।
ट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक होते हैं, मींस ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में एक जैसी ही होती है। करंट पास नहीं करना तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं करेंगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायरेक्शन में दूसरी बीम भी वैसी उसी टाइप की होगी, ठीक है, क्योंकि इनका कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, कोई रेगुलर शेप नहीं है। जी क्लियर है ये बात, आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, ये बात सबको क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी सबको क्लियर है आइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या होता है? ठीक है जी, तो ये तो हमने जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली कि आइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या है, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की भी बात करनी है, बट उससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा बात कर लें कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, क्योंकि आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्रिस्टलाइन को ही, एमॉर्फस को तो आप डिफाइन कर नहीं सकते, उसकी तो कोई शेप नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो अब हमने डिटेल में बात करनी है क्रिस्टल्स की, ठीक है। अब क्रिस्टल यानी आप कह लें कि क्रिस्टल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ लैटिस स्ट्रक्चर। एक मिनट होल्ड करें। अच्छा जी, तो अब ज़रा हम डिफाइन कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेम वैसे ही हम इसकी बात कर रहे हैं जिस तरह क्रिस्टल को हमने डिफाइन किया था, कि आप ये कह सकते हैं रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। ये लैटिस की डेफिनेशन भी हो सकती है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस, ठीक है। स्पेस में पार्टिकल्स की रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, पार्टिकल्स कुड बी एटम्स, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स, इट कुड बी आयंस, और फिर स्पेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि इट इज़ अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस, ठीक है। फिर इससे यहीं से एक और नई डेफिनेशन आती है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, कि व्हाट इज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन आती है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल? हम कहते हैं जी बेसिकली द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की शेप क्या है, कि हम कहते हैं कि वो क्यूबिक फॉर्म के अंदर जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। अभी आगे हम शेप्स पढ़ेंगे। तो द शेप ऑफ अ क्रिस्टल, द शेप ऑफ अ क्रिस्टल in which it usually grows, in which it usually grows is called habit of a crystal, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा, अब ये आप ध्यान में रखें कि जो क्रिस्टल्स हैं, एक थोड़ी सी बात इसमें और ध्यान में रखें कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी लिक्विड को स्लोली कूल करते हैं, ठीक है, तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। बट अगर हम किसी लिक्विड को एकदम से कूल करते हैं, ठीक है, यानी अगर आपने उसको रैपिड कूलिंग करती है, तो फिर वो, यानी हमारे पास अक्सर क्या होता है कि कोई लिक्विड है, बाद औक़ात हम किसी लिक्विड को डायरेक्ट कन्वर्ट, अच्छा जी चलें ये बात हम करते हैं बाद में, क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड वगैरह क्या होते हैं, ये डेफिनेशंस हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी आप इसको रहने दें, अभी जो बात चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हमने बात कर ली कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है। नेक्स्ट फिर इसी में हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल्स, ठीक है जी। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल तो सबको क्लियर होगा कि व्हाट इज अ यूनिट सेल, ठीक है।
तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप किसी क्रिस्टल, सिंपली क्या है कि रिपीटिशन ऑफ अ पैटर्न, ठीक है, और वो जो स्मॉलेस्ट पैटर्न है जो बार बार किसी क्रिस्टल में रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। यानी हम कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट रेगुलर arrangement of particles, regular arrangement of particles which repeats itself again and again, which repeats itself again and again in a crystal structure, in a crystal स्ट्रक्चर। ठीक है जी, वो पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा हो, दैट पैटर्न इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है, वो पैटर्न कहलाएगा यूनिट सेल कहलाएगा। तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हमारा कह लें कि मेनली जो मुझे बात करनी है, लास्ट टॉपिक हम जो इसमें आज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, अब लेट्स से कि हम यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर लेते हैं, कोई भी एक यूनिट सेल जो है वो हमने डिफाइन कर लिया कि सपोज हमारे पास ये एक सिंपल क्रिस्टल जो है वो हम बना लेते हैं। ठीक है जी, अब जब सपोज ये एक यूनिट सेल जो है ये आपने बना लिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो साइड्स हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास आ जाते हैं एक्सियल डिस्टेंस। ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस जो है ये क्या होगी, ये जो लेंथ होगी, ईच लेंथ जो है ये कहलाएगी एक्सियल डिस्टेंस। अभी क्योंकि आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से मिलता है, तो इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। लेट्स से ये हमने इसको, इस साइड को हमने नाम दे दिया ए, सपोज दिस इज बी, ठीक है, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, अगर ये ए है, ये वाली ये साइड हमने ए से रिप्रेजेंट कर दी, ये बी से, और ये सी से रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, अब ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आपको लेंथ मिलेगी, कोई इसमें कोई इसको बी कह रहा हो, कोई इसको ए, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्चुअल चीज़ जो फिर आपको ध्यान में रखनी है वो है एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स, ठीक है, एक्सियल एंगल्स जो है, एक्सियल डिस्टेंस कौन कौन से हो गए, ए बी सी, और एक्सियल एंगल्स कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, हम कहते हैं कि द एंगल बिटवीन ए बी, एंगल बिटवीन ए बी, ए और बी के दरमियान जो एंगल होगा, ठीक है, द एंगल बिटवीन ए बी इज गैमा, ये फिक्स्ड होगा। साइड भले आपके पास कोई भी हो, किसी भी बुक में कैसे ही बनी हो, ये बस ये याद रखिएगा कि ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा, ठीक है, ए और बी के दरमियान जो एंगल होगा दैट वुड बी गैमा, ये हमेशा गैमा होगा। अब चाहे ए इधर हो, बी इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ए बी के दरमियान जो एंगल होगा दैट वुड बी गैमा। द एंगल बिटवीन ए सी, ए और सी के दरमियान एंगल होगा बीटा। ठीक है, तो ए और सी के दरमियान एंगल कौन सा है, बीटा। और इसी तरीके से द एंगल बिटवीन बी सी, बी और सी के दरमियान एंगल होगा अल्फा। ठीक है, तो दिस एंगल इज अल्फा। तो ये आपको ध्यान में रखने कि कौन सी दो साइड्स के दरमियान एंगल कौन सा होगा। तो ए बी के दरमियान एंगल गैमा, ए सी बीटा और बी सी अल्फा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हमारे पास टोटल मतलब आप यूँ कह लें कि इन साइड्स एक्सियल डिस्टेंस और एंगल्स को अगर हम देखें तो इन सबको मिला के हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो इसको याद रखना एक थोड़ा सा आसान तरीका है। ठीक है, वैसे जस्ट आपको इसका रट्टा लगाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बट इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, तो आप सिंपल इसको ये जहन में रखें। ठीक है, आप इस एक पर्टिकुलर ऑर्डर अपने जहन में डिसाइड कर लें। जैसे लेट्स से कि मैंने एक ऑर्डर अपने जहन में डिसाइड कर लिया है कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, सी
टी ओ टी एच एम टी, ठीक है। ये आप बस ऑर्डर ध्यान रखें, सी टी ओ टी एच एम टी, ऐसे याद रखने में आसान हो जाते हैं। 4 और 3 7, सी टी ओ टी एच एम टी, ठीक है। अब सी क्या है, सी क्यूबिक, टी टेट्रागोनल, ये ऐसे याद रहते वरना तो याद नहीं रहते, ठीक है। सी टी हो गया क्यूबिक और टेट्रागोनल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, ठीक है। टी ट्राइगोनल, या इसको हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल, तो ये दूसरा नाम ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। उसके बाद एच एम टी, एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक और टी ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखना आसान है, वरना अदरवाइज ये जहन में नहीं बैठते। ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो सी टी ओ टी एच एम टी, सी क्यूबिक, टी टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो बस आप सिंपल ये ऑर्डर ध्यान में रखें कि सी टी ओ टी एच एम टी, ठीक है। चलें, ये तो शेप्स हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आ जाते हैं हमारे पास, यानी हमने शेप्स की बात कर ली, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह पे आ जाता है दैट इज एक्सिस, ठीक है, कि जो आपकी साइड्स हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं एक मिनट जरा, सही बना लेते हैं। अच्छा, अब क्यूबिक है, क्यूबिक के लिए यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं एक्सिस और एंगल्स, ठीक है। ये दो चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है, एक्सिस और एंगल्स। अब एक्सिस याद रखने बहुत आसान है, ठीक है। एक्सिस आपने कैसे याद रखने कि क्यूबिक में ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, टेट्रागोनल ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। यानी इस तरह से एक ऑर्डर चल रहा है कि क्यूबिक में तीनों बराबर हैं, टेट्रागोनल में आखिरी वाला बराबर नहीं है, ऑर्थोरोम्बिक में ये एक हो गया। अब उसके बाद दोबारा आपने यही रिपीट करना है स्टार्ट से, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल में, हेक्सागोनल ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड मोनोक्लिनिक ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक जो है, यूँ समझ लें कि इसमें सबसे जो सिमेट्रिकल सिस्टम है वो है क्यूबिक। क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, क्योंकि उसमें तीनों साइड्स बराबर है और तीनों एंगल्स भी बराबर है, अभी हम देखेंगे। तो दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं सिमेट्री कम होती जा रही है, ठीक है। तो ट्राइक्लिनिक इज लीस्ट सिमेट्रिकल, ट्राइक्लिनिक जो है ये लीस्ट सिमेट्रिकल है। तो इसमें तो ऑब्वियसली तीनों साइड्स बराबर नहीं होंगी, तो ये तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इसमें एंगल भी तीनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ट्राइक्लिनिक तो वैसे ही आपके लिए याद रखना आसान होगा कि जी ये तो है ही लीस्ट, क्या कह रहे हैं हम कि ये लीस्ट सिमेट्रिकल है, तो इसमें तो ना तो कोई एंगल बराबर होगा और ना ही कोई साइड बराबर होगी, ठीक है। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम ना तो कोई एंगल बराबर है आपस में और ना ही कोई साइड बराबर है। तो ये हो जाएगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये तो ट्राइक्लिनिक के लिए तो बिल्कुल आसान है, और क्यूबिक का भी बिल्कुल आसान। तो ये एक्सिस तो मेरे ख्याल में सबको आसानी से ध्यान में बैठ जाएंगे कि आपने जस्ट इस तरह से ऑर्डर याद रखना है, पहले 3 एक एक करके कम करते जाएं, फिर उसके बाद दोबारा वही ऑर्डर रिपीट करना है, ठीक है। अब एंगल्स पे आ जाए, एंगल्स भी याद रखना आसान है। अल्फा क्यूबिक के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज,
ठीक है, और पहले 3 में सेम यही रिपीट होना है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल ऑर्थोरॉम्बिक में भी यही होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तो पहले 3 सिस्टम्स तो बिल्कुल एक जैसे हैं। उसके बाद हेक्सागोनल को याद रखना सबसे आसान है, इसलिए पहले हेक्सागोनल लिख लें कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज एंड गैमा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ठीक है, गैमा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ट्राइगोनल सिस्टम यानी ये आपके पास 4 सिस्टम्स के एंगल, तो ये इस तरह से याद हो गया। 5वां आपको पता है कि उसमें कोई भी बराबर नहीं है, तो अब 2 रह जाते हैं बाकी जिनको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ट्राइगोनल में क्या है, ट्राइगोनल में तीनों एंगल्स बराबर हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब कौन सा रह गया, अब सिर्फ एक रह गया, दैट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल्स टू गैमा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हम कहते हैं कि बिटवीन 90 टू 120 बाद बुक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से ध्यान में रख रहे हैं, बट मोस्टली ये आपके पास जो मोनोक्लिनिक सिस्टम है, मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर हम ये कहते हैं कि अल्फा और गैमा बराबर होंगे 90 डिग्रीज के, बीटा बराबर नहीं होगा 90 के। और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें ये एंगल गैमा यानी जो बीटा वाला एंगल है ये बताया गया है कि बिटवीन 90 टू 120 होता है, तो आप इसको वैसे याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ठीक है, बट इसको आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू गैमा 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो आई होप ये इस तरह से याद रखना ज़्यादा आसान होगा। जी बेटा, समझ में आए ये क्यूबिक सिस्टम्स? हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है, ये इस तरह से जब आप याद रखेंगे तो आप, क्योंकि रिकॉर्डिंग एक दफ़ा इसको और देख लीजिएगा तो आपको और बेहतर तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगी बात। इसको इस पैटर्न में याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगे, अदरवाइज ये आपको याद नहीं रहेंगे कभी भी। ठीक है ना, तो ये साइड्स एंगल्स अक्सर भूल जाते हैं, बट ये एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया याद रखना है। एक्सेस तो बहुत आसान है, मतलब पहले आपने शेप्स के नाम याद रखने हैं, CT, OT, HMT। एक्सेस तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, 3 दफ़ा एक पैटर्न, फिर 3 दफ़ा वही। ट्राई क्लिनिक का आपको ध्यान में रखना है कि ये तो लीस्ट सिमेट्रिकल है, तो इसमें ना कोई एक्सेस बराबर है ना एंगल्स बराबर है। एंगल्स में पहले 3 के एंगल बिल्कुल एक जैसे हैं। हेक्सागोनल का बहुत आसान एंगल है, ट्राइगोनल और मोनोक्लिनिक ये 2 आपको याद रखने हैं। उसके बाद आ जाती है इनकी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, आपके पास बुक में एग्जाम्पल्स मेंशन है। सबकी कम से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स याद रखें, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। 7 सिस्टम्स की 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जो है वो एटलीस्ट 2 और 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सिस्टम, एटलीस्ट 2 to 3 examples of each system। ठीक है जी, हर सिस्टम की आपने 2 से 3 एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई क्वेश्चन? जी बेटा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है जी, तो चलें इसको हम आज यहां तक रखते हैं। ठीक।